गंगा उच्छल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे। Good afternoon, Namaskar, and Assalamu Alaikum. It's really great pleasure, बड़े घनी खुशी थी जे आप लोगों ने सर्वने મળીને અને સૌથી પહેલા આપને ફંક્શન સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું દુઃખદ અવસાન થયું છે એ માટે 1 મિનિટનો મૌન પાળીએ બધા ઊભા થઈને પ્લીઝ. Yeah. Thank you. बैठ के भी बोल सकते हैं, बैठ के बोल अच्छा लगेगा। But basically, no, I think it's all right. It's all right. बैठ के फ्रेम में आएगा सबसे। हाँ, वीडियो अच्छा है, कंफर्टेबल। हिंदी में बोलिए। American Federation of Muslims of Indian origin, our organization 1988માં શરૂ થયું હતું हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में। અને એનું મુખ્ય કારણ એ જ હતું ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કે ભારતમાં हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी हिंदी। ओके अगर इंग्लिश में बोलो तो आप हंसेंगे नहीं. खैर, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन के एस्टेब्लिशमेंट और स्थापना 1988 में हुई थी और उसका मेन और मुख्य उसका जो मेन वर्क था और आइडिया था और विजन था वो यही था कि भारत में मुस्लिम्स को किस तरह से एजुकेशन में उत्तेजित किया जाए और वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि हर कौम के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन एसोसिएशन है, जैन एसोसिएशन है, महाराष्ट्र एसोसिएशन है और कई तरीके के एसोसिएशन है अपने अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं. हमने देखा कि मुस्लिम के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि जो उनके लिए काम करे और उनको उत्तेजित करे. तो वहाँ के अमेरिका के बासिंदे जितने मुस्लिम्स थे वो सब इकट्ठे हुए हैं. मैंने एक मीटिंग बुलाई उनकी और मीटिंग में मैंने अपना आइडिया रखा और सब ने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग ताउन करेंगे और ये 1988 में उसकी बुनियाद रखी गई. हमारे जो काम है, मेनली जो वर्क है, सबसे पहला और सबसे मेन वर्क जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको उत्तेजित किया जाए ताकि वो एजुकेशन में आगे आए. और उसके लिए हमने 2-3 तरीके अपनाए. एक तो ये था कि जो भी शख्स, जो भी स्टूडेंट्स पूरे भारत में और अपने स्टेट में जो टॉप करेगा उसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा
वो भी दिया जाएगा अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरफ से दिया जाएगा। उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जो भी लायक है, जो जिनको नहीं चाहिए वो तो बात अलग है, लेकिन जिनको जरूरत थी वो सबको हमने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने का वादा किया और पूरा किया। एक तो ये था। दूसरा मकसद ये था कि भारत की जितनी भी मुस्लिम और दूसरी संस्था, उनको किस तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, किस तरह हम उनको उत्तेजित करें, उस स्टूडेंट्स को एनकरेज करें ताकि वो आगे बढ़े, और टीचर्स को किस तरीके से हम मॉडर्न टेक्निक बताएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये दूसरा मकसद था। और थर्ड ये था कि जहाँ भी ज़रूरत लगे तो लोकल कम्युनिटी अगर रेडी हो कि हाँ हमें यहाँ पे स्कूल बनाना है, तो हम उनके लिए ताउन करते थे। हम जाके नहीं कहते कब तुम यहाँ स्कूल बनाओ, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर वो लोकल लोग तैयार होते थे कि हमको स्कूल बनानी है यहाँ पर और हम तो आपका ताउन चाहते हैं, तो हम उनका पूरा ताउन करते थे। इसके अलावा भी कई बहुत छोटे मोटे काम हर साल करते रहे हैं, लेकिन मेन तो ये है कि हर साल ये गोल्ड सिल्वर मेडल का प्रोग्राम हम रखते हैं कि जहाँ पे पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इनामात लेने आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि उनके फ्यूचर के प्लान क्या है, हमारे साथ बात करते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या है। अगर उनको अमेरिका आना है, इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए उनको। तो ये सब हमारा यहाँ का मकसद है। तो अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आई एम प्रिपेयर टू आंसर द क्वेश्चंस। सर, अब तक कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे चुके हैं, कितने बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं? अब तक इतना कुछ डाटा है आपके पास? अच्छा, लगभग हर साल एवरेज में समझो 70-80 बच्चे आते हैं। 120 ऑलमोस्ट। या और कोई साल में ज्यादा भी हो जाते हैं, 120 भी हो जाते हैं। पर मैं आपको औसत दर्जे की चीज बता रहा है कि 80 बच्चे तो जरूर आते हैं और उनको हम ये अवार्ड दे देते हैं, और हम ये 32 साल से दे रहे। अब आप हिसाब लगा दीजिए कि कितने अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो काबिल बच्चे होते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ताउन करते हैं और उनको जिस तरह से भी होता है उनकी फीस की मदद करते हैं और उनको अमेरिका बुला लेते हैं। पर ये है कि वो कर्जा दिया जाता है, वो उनको पैसे दे दिए जाते हैं। जब उनको कोई नौकरी मुलाजमत मिल जाती है तो वो हमें धीरे धीरे करके वापस दे देते हैं। तो वही पैसा हमारा गोल घूमता रहता है और दूसरों को मदद मिलती रहती है। हमारा मेन मकसद ये है कि हर बच्चा इतना तालीम हासिल कर सके कि वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो, खुद की जिंदगी गुजार सकता हो, उसके बाल बच्चे को पाल सकता हो, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो। और हर इंसान तो खैर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, इसलिए वो कोई भी दर्जे का हो, अगर वो वोकेशनल गाइडेंस में जाना चाहता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, तो हम लोगों ने उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस के भी इंतजाम करे हैं, है ना। तो ताकि उस जो तालीम वो पा सके, या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक बन जाए, या इलेक्ट्रिशियन बन जाए, या हाईटेक का बन जाए बंदा, वो किसी भी हाल में बहरहाल किसी की आंख का तारा बने, ना कि किसी की आंख का सुरूर बन जाए। ये नहीं हो कि भाई ये क्या है, ये आदमी आता क्यों है इधर, क्या इसका मतलब क्या है, कुछ फायदा नहीं है। पर अगर आपसे कुछ ना कुछ फायदा होगा तो आप लोग उस पर जरूर चाहेंगे कि भाई ये आदमी हमारे फायदे का है। और दुनिया का मकसद ही ये है कि भाई उनको फायदा कहाँ है ना।
तो वो हर कोई यही चाहता है कि हमारे बच्चे को फायदा हो, तो वो अपने बच्चों को भी ये चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, कोई भी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हमसे मदद मांगता है, तो हम उसको जरूर मदद करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि हम 100% बच्चे की मदद कर देते हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ है चीजें, उसके मिडियाज में हमको करना पड़ता है। प्रधान और 1988 में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की। और मैं मिशिगन में रहता हूँ, फार्मिंगटन ब्रूमफील्ड हिल्स सिटी में, जो डिट्रॉइट का सबर्ब है। और वहाँ पे मैं 1998 से वहाँ पे हूँ। उसके पहले मैं इंग्लैंड में था तकरीबन 11 साल तक, और उसके बाद एमआरसीपी करने के बाद मैं अमेरिका चला गया। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे दूसरे साथी है वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बाबू भाई। My name is Babu Thakur. અને જોયું હોય તો જેટલી તમે સાઈન જોવો છો રસ્તા ઉપર એ બધી જગ્યાએ એમને બનાવેલી છે, આખા ન્યુયોર્ક સ્ટેટની. I'm Dr. Lukman Khan and professor of life sciences. Basically, I'm a senior scientist. So I have worked on different positions as professor and head and dean, as well as vice chancellor and advisor. The vice chancellor of two universities, first founder vice chancellor of Muhammad Ali Jawahar University, Rampur, UP, and second the University of Lingias University of located in Faridabad, NCR, Delhi. So this is my pleasure to be here. Reason why last in the month of December, I have a fine interaction with the persons, basically the working in the FMI. The seminar held in Aurangabad last year in the month of, date of 30 and 31st. So it was my first interaction. So thereafter I could understand that these people were working so enthusiastically for boosting the Muslims youth, rather to make a path to go for the scientific approach in the education. So basically I'm educationist and scientist. I feel I can do something good by interacting myself with the students and the audience of this Ahmedabad vicinity. And basically I always thought the education has no limits, basically, because the persons who are not basically educated well, they can have go to the skill type of techniques, as Ali Saab has discussed already. But moreover, this is not only the end, because most of the students were, leaving rather behind the education like agriculture, then forestry and horticulture, and related science as the apiculture, saliculture, because if the students are moving forward in the different fields, the various fields like I'm talking about, it is not only the science like engineering and medical. So here you can see the IIMs, the managements, and different type of courses which has to be basically based on the students' interest. So the temperament should be here to inculcate in the mind of the student that we should go on the path of how to develop the scientific temperaments in our education, and that will be more beneficial when we are moving ahead in our personal and civil life. So all the best to the students as well as my colleagues given the chance to speak to you this evening. Thank you very much. और मैं अपनी भारत की वायु सेना में था। मैंने 9.5 साल वहाँ सर्विस करी है। उसके बाद मैंने वहाँ इस्तीफा देने के बाद अपना धंधा शुरू करा, और फिर 84 में मैं यहाँ से अमेरिका मूव हो गया। वहाँ जाने के बाद मैंने अपना खुद का धंधा खोला, और मैं ये चाहता था
कि मैं जिस देश में रहता था उस देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो सवाल मेरे दिल में हमेशा रहता था। जब मैं जुड़ा एफमी से 98 के अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई ये लोग भी हैं जो हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं और भाई हम वतनियों के साथ में गुजारा करते हैं। तो मैंने भी ये मंदिर पे आने की कोशिश की। उसके बाद बस यही था कि हम हिंदुस्तानियों को किस तरह उभारें और किस तरह उनको लाइमलाइट में लाएं और उनको भी वो दर्जा दिखाएं जो सब ख्वाब देखते रहते हैं। तो किसी का ख्वाब हम लोगों ने सच करने की कोशिश की और वो हमारी तमन्ना थी कि हम ये काम कर सकें, और हम लोग ये काम आज भी कर रहे हैं और जब तक भगवान चाहेगा हम लोग करते रहेंगे। आपकी शुभकामनाएं हो हमारे साथ में, तो हम आगे जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। I am in business in New York for last 50 years. I'm in a high-end architectural signage business. I heard about Mr. Dr. Nakadar's movement of training young boys and girls in India, and I joined about 25 years ago. Since then, I have always supported him, his cause and whatever, in going usually what happens is every year he has they organize conventions in United States, various cities of US, and also in India. Sometimes it's in the north, sometimes it's in the south, Bangalore, whatever it is. So once in a while I come myself, I guess every 3 years I come and join him in the force. This time I've come specifically for encouraging vocational training. We're trying to figure out somewhere that we can create. We have a lot of space here and a lot of technology. We are in a highest standard of manufacturing in New York. And as you know, New York is a design world, and there are very high-end products being manufactured with high quality. So we're trying to bring that same thing into here and produce that quality of work and probably supply to all over the world. That is the ultimate goal. So hopefully that dream comes true, and we're trying like anything else. It doesn't come, and nothing comes easy. And like anything else, we are trying and hope things will work out. Thank you. years काम किया है और मैं पिछले 48 साल से अमेरिका में रहता हूं, और फिर फोर्ट से रिटायर होने के बाद में मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी क्वालिफिकेशन पास की हुई है। हमारा सबसे बड़ा मकसद जो था यहाँ पे मुस्लिम समाज की लिए एजुकेशन की लेवल ऊपर लाने के लिए, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। डॉक्टर नाकादार के साथ में जब हम मशवरा कर रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक सर्ड स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप दे सके या इनामात दे सके, तो हमने एक कंपटीशन खड़ा किया है। जिस तरह से एक दरख्त आप अपने घर के पास लगाओगे तो इतना ऊंचा नहीं जाएगा, मगर वही दरख्त जब जंगल में होगा तो एकदम ऊंचा जाएगा। इसका कारण ये है कि जंगल के अंदर सारे दरख्तों के बीच में सूर्य प्रकाश लेने के लिए स्पर्धा होती है, और हमने ऐसी एक यहाँ पे स्पर्धा क्रिएट की है जिससे लोगों का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो ऊपर जाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, जब हम गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल 75-80% से जा रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे हो गए हैं। तो ये सारे हमारा 34 साल की मेहनत का नतीजा है। Can you speak louder, please? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। आप कह रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, लेकिन अगर खोलेंगे तो आपको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा, दूसरे तरीके से ही होंगे। दूसरी चीज ये है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप एक मिला करती थी मुस्लिम बच्चों को, वो बंद कर दिया गया। तो मुस्लिम बच्चों को इस देश में कैसे अपना सुनहरा भविष्य मिलेगा?
देखिए, मुस्लिम बच्चों को ऊपर लाके लेके पूरे पाए से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनको एनकरेज करना चाहिए। तो इसीलिए प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद कॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो ये जरूरत है कि हमारी स्कूल हो, समझे। स्कूल के बाद फिर कॉलेज की बात तो बाद में होगी। लेकिन अगर बच्चा इतना होशियार है तो कोई भी कॉलेज होगी यहाँ की या इंटरनेशनल कॉलेज, उसकी काबिलियत देख के ये नहीं देखी कि कौन से कपड़े पहनता है ये बच्चा। इस लेवल पे हमें हमारे बच्चे को लाना है। और ये जब भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन हो और ये हमारी समझ में आए और लोग उसका फायदा उठाए। जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजरी है और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं साइंटिस्ट रहा, वहीं से मैं रिटायर हुआ, बीच में वाइस चांसलर रहा। तो मेरा 41-42 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी का ही है, टीचिंग में ही है, रिसर्च में। मसला जो है अपने कॉलेज खोलने का नहीं है, वो तो जो फोकस करे वो तो है, लेकिन जब आप +2 कर लेंगे, डिग्री कर लेंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, IIM में जाएंगे, ये प्रॉब्लम तो भी रहेगी। ये मसला हमारे आपके हाथ में नहीं है। ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अगर वो सॉफ्ट है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो यही है जो आप देख रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है कि हमें ये देखना है कि कैसे हमको अपने आप को प्रोफेस करना है, अपने हम लोग को भी एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बल्कि इंटर फेथ की बात करनी है और इंटरेक्शन हमारे ज्यादा होना चाहिए। हमको अलूफ नहीं रहना है, बल्कि उन्हीं में रहना है, लाइक ए स्पोर्ट्समैन। अगर हम एक स्पोर्ट्स के स्पिरिट से हैं, उसमें एक स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, फिर वो एक दूसरे के लिए डिसिप्लिन है, एक दूसरे के लिए फिक्र करते हैं। तो जब तक वो फिक्र नहीं करेंगे, वो हमारे लिए जो है हमको ऊपर नहीं उठाएंगे, तो आप उठ ही नहीं सकते। मसला ये है कि आपका हाथ खींच के कोई ऊपर उठाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मसला यहाँ कल्चरल जो है वो उसका है, सिंबॉलिक है। जो आपने हिजाब की बात की और ये सब की, मैं अलीगढ़ मुस्लिम में रहा हूँ, वहां पर तकरीबन हर क्लास में 37-40% हिंदू लोग लड़के पढ़ते हैं। मेरे साथ खुद पढ़ते थे जब मैं MSc किया, मैंने 75 में SC किया, तो 70 लड़कों में करीब जो है 37 लड़के मुस्लिम थे, बाकी नॉन मुस्लिम थे। सब बिल्कुल बिरादरी लिए और अच्छे से हॉस्टल में सब रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला और पहले भी नहीं था, ये कुछ सालों से जो आप देख रहे हैं, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी का स्टेटस की बात की है, मसला ये है कि जहाँ उन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वहां तो है, लेकिन जो बाकी आपके हैं वो चाहते वो भी हमारे ही हो जाए और वो भी हमारे ही मैनेजमेंट के हिसाब से चले, हमारे ही बच्चों का वहां भी दाखिला और रोजगार भी उनको मिले, तो आपके कहाँ जाएंगे। तो हमारे ये मानना है कि अगर मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जैसे जामिया है, अलीगढ़ है ना, और हैदराबाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बाकी लोगों को रिजर्वेशन देने की कोशिश हो रही है या हो जाए, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में हमारा भी उतना रेशियो कर दे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सभी यूनिवर्सिटीज में हमारा भी हो जाए, अगर वो वहां चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे बड़ों ने जो जिक्र कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंस्टीट्यूशन खोले हैं, और वो जो है वो उसमें ये नहीं कि मुसलमान पढ़ते हैं। सर सैयद की जो फिलॉसफी है, मेरे चूंकि मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ, मैं तो अक्सर बोलता हूँ उस पर। तो साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले इंडिया में सर सैयद अहमद खान ने बनाई 1883 में, और उसके पहले जो है 75 में जिसमें कॉलेज बना, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया। तो उनका ये मानना था कि हमारे जो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं, जो ज़हनी बच्चे हैं, जो हिफ्स करते हैं, मौलवी बनते हैं, माशाल्लाह से उनका जहन तो उन बच्चों से ज्यादा अच्छा है जो रेगुलर एजुकेशन पा रहे हैं। तो फिर उसके साथ साथ अगर वो साइंटिफिक नॉलेज में आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन पाएंगे, तो वो जब दुनिया के मैदान में फैल जाएंगे तो दीन उनके बीच में होगा, तो ईमानदारी से, दयानतदारी से वो नौकरी करेंगे और देश की उन्नति में अपना काम बढ़ाएंगे। रिश्वतखोरी ना करके ईमानदारी से वो
जो है रोजगार करेंगे, चाहे वो लेक्चरर हो, रीडर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर, कोई भी होगा, हर महकमे में वही रहेगा बैक ऑफ माइंड में कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दीन के चलने वाला आदमी हूँ। तो जब ये चीजें एक साथ हो जाएंगी, यानी एक हाथ में हमारे कुरान शरीफ की तालीम होगी और दूसरी तरफ जो है जदीद तालीम होगी और बाद में भाईचारा होगा। जब तक हमारे अंदर इंटरेक्शन नहीं, इंटरफेथ की बात नहीं करेंगे, हम उलूफ हो जाएंगे। हम नहीं चाहते। मेरी तो ये कोशिश रहती है कि हर मुसलमान बच्चा अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में कम से कम 3-4 दोस्त बनाए, और वो भी दोस्त बनाए जब तक आपके साथ वो खान पान नहीं करेंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे, आप अपनी जगह रह के। ये मेरा मानना है, आप लोग इसको अप्रिशिएट करना कि एक कोई हिंदू है, बढ़िया हिंदू रहे, अपने धर्म पे चले, मुसलमान भी अपने मजहब पे चले, ईसाई भी अपने धर्म को माने, लेकिन इनके अलावा ये सेकुलर बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम जाके जो है मंदिर में माथा टेको या कोई हमारी मस्जिद में आके जो है नमाज पढ़ो, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन आप अपनी जगह रह के भाईचारा बनाइए और अपने भाईचारे से सबको गले लगाइए और उसके बाद उनके मामलात में शरीक हो जाइए, जैसे पहले भी तो होते थे। हमारे यहाँ ईद में आसपास के जाट ठाकुर लोग जो है दूध लेके आते थे, ठीक है, हम लोग भी दिवाली में जाते थे। तो जो ईद मेला होगा या दिवाली मेला होगा, मिलन होगा सिर, तो उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, आना भी चाहिए। तो जब तक हम एक दूसरे को अलग अलग सेक्टोरियन बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा। अगर हमने 12वीं पास कर लिया, बीएससी एमएससी कर लिया, उसके बाद भी तो गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे या किसी भी पब्लिक नौकरी में जाएंगे, तो उस वक्त भी तो हमको भाईचारे से रहना है ना। Combined we can do many good things for the development of the country. Thank you. जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के साथ हाथ भी चलते हैं। कोई बता सकता है क्यों? हमारे हिंदू भाई जो है उनमें पैर को स्पर्श करके मान दिया जाता है, मुसलमानों में दुआ करके इज्जत दी जाती है और सलाम करके इज्जत दी जाती है। इस देश की कामयाबी के लिए अगर हाथ न चले, लोगों को पता है कि अगर मंजिल पे पहुंचना है तो पैर के साथ हाथ भी जरूर चलना चाहिए। अगर हाथ चलना बंद हो जाए तो पैर की दिशा बदल जाती है। तो इस देश की कामयाबी के लिए हाथ को और पैर को दोनों को साथ में चलना जरूरी है, जिससे देश की दिशा भी ठीक हो जाए और दशा भी ठीक हो जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है।